हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती भाई, गुड मॉर्निंग। दीपक, रंजना, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू फटाफट लाइव जुड़ो। हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सब लोग अपना एक बार रिजल्ट बता दो। रिजल्ट आ गया होगा ना, थोड़ी सी चर्चाएं हो जाए रिजल्ट के। रोशनी, अमित, है ना? सभी लोग अपना रिजल्ट बता दो। यूपी बोर्ड वाले जितने भी हो, बिहार बोर्ड वालों का तो पहले ही रिजल्ट आ गया। यूपी बोर्ड वाले भी अपना रिजल्ट बता दो। फिर क्वेश्चन, आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, जय माँ सरस्वती। सरिता, गुड मॉर्निंग भाई। दीपक चौहान, रंजना यादव, ईशा कुमारी, राजकेश, देवेंद्र कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार कमेंट। अच्छा, 86 रंजना यादव, 86.8। अंशु कुमारी, हाय गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। इशिका 76%। और लोग भाई यूपी बोर्ड वाले। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। चलो, बस दो ही लोग यूपी बोर्ड से हो। अभिषेक वर्मा, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, यूपी बोर्ड वाले एक बार सभी लोग अपना प- कल वाले रिजल्ट का कमेंट बॉक्स में डालेंगे कितना परसेंटेज आया। फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? हाँ, राधे राधे भाई, राधे राधे। जय माँ सरस्वती। नम्रता भास्कर, गुड मॉर्निंग भाई। रोशनी प्रजापति 70%। अमित यादव 89%। विजय चक्रवर्ती 80.6, 80.6%। चलो बेटा, आप सभी को बधाई हो। ऐसे ही आप लोग रिजल्ट लाते रहो। अमन कुमार सर, ऐसा हो सकता है कि हिंदी में 43 हो और केमिस्ट्री में 78। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। सरिता 70.21। अमित यादव 89। अमन कुमार 65। राजकेश 67.4। अभिषेक कुमार वर्मा 74.5। शिल्पी कुमारी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो। चलो, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। जय माँ सरस्वती। मैं भी लिख लेता हूँ। ठीक है। हाँ, जैसे जिनका परसेंटेज कम आया, जैसे रौनक कर रहे हैं 79.8, मतलब 80। देखो बेटा, जिनका रिजल्ट कम आया, पहली चीज, किसी के अंक पत्र से, किसी के मार्कशीट से किसी की लाइफ नहीं डिसाइड की जा सकती, किसी को टैलेंट को डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो जिनका भी परसेंटेज कम आया, वह निराश नहीं होंगे, क्योंकि एज ए नंबर, जैसे किसी मार्कशीट के नंबर छाप देने से किसी की टैलेंट को, किसी की जिंदगी को निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रहा है बेटा? निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हो। सर शोर, सर टॉप किसने किया सर? ठीक है, अभी सर मैं टॉप वाला बताऊंगा, क्योंकि सर अभी सभी लोग ऑफिस में आ जाते हैं तो डिस्कस होगा कि किसका हाईएस्ट आया, तो नाम अनाउंस किया जाएगा। ठीक है बेटा? तो देखो, परसेंटेज एज ए नंबर होता है, ठीक है ना? जो कि दिखाता है कि भाई आप एग्जाम में कितना अच्छा करके आए थे, है ना? जो यह बताता है हमें कि एग्जाम में आप कितना अच्छा करके आए थे। बट यह जरूरी नहीं कि हम कम परसेंटेज पाए तो हम जिंदगी में कुछ कर ना पाए, बहुत कुछ कर सकते हो। किसी के परसेंटेज से किसी की जिंदगी में कुछ करने का कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है ना बेटा? आप लोग अगर मेहनत करोगे तो अगर 50-55% भी है, तो उससे भी आपको बहुत बेहतर
कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आगे की जो पढ़ाई है वो एकदम मन लगा के करनी है, ठीक है ना। यह नहीं कि चलो काम चलाऊं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अच्छे से पढ़ोगे, एग्जाम क्रैक कर जाओगे, सब कुछ कर जाओगे, है ना। कभी कभी देखे बैक बेंचर भी टॉपर बन जाते हैं आगे चल के, ठीक है ना। ये सब चीज़ें नहीं है, जिनका भी परसेंटेज कम आया वो निराश नहीं होंगे, आगे पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। सर मेरा तो केवल 72 आया। कोई बात नहीं बेटा, आगे की पढ़ाई करो और उसमें कोशिश करो। दिव्यकरण पटेल सर मेरा 95.04% है, दिव्यकरण पटेल 95%। ठीक है बेटा, मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, आ जाओ क्वेश्चन पे। अपने पास पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हानियां ट्रांसफार्मर में नहीं होती हैं। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे, निम्न में से कौन सी हानियां ट्रांसफार्मर में नहीं होती। चलो भाई, अनु 72, बस बेटा अब हो गया। चलो अनु 72 हो गया, दिव्यकरण पटेल 95.04%। ठीक है बेटा, अब आ जाओ सभी लोग क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। बातें अब क्वेश्चन से करते हैं थोड़ी, फिर हम लोग की बातें होती रहेंगी, ठीक है बेटा। तो निम्न में से कौन सी हानियां ट्रांसफार्मर में नहीं होती, करा लौह हानियां नहीं होती हैं, या ताम्र हानियां, यांत्रिक हानियां, फ्लक्स फ्लक्स रिसाव, कौन सा नहीं होता है। चलो भाई, बिल्कुल सही, यांत्रिक हानियां, ट्रांसफार्मर में यांत्रिक हानि नहीं होती है, ट्रांसफार्मर में यांत्रिक हानि नहीं होती, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट के एक एसी जनित्र का, 220 वोल्ट के एक एसी जनित्र का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 10 ओम, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 10 ओम तथा बाह्य प्रतिरोध R बराबर 100 ओम है। बाह्य परिपथ में उत्पन्न शक्ति होगी, बाह्य परिपथ में उत्पन्न शक्ति होगी। चलो भाई, इसका सभी लोग आंसर बताएंगे। ठीक है बेटा, देखो चीजें आपको बड़े आसान सी चीजें दिया, भी बराबर कितना दिया, देखो 220 वोल्ट दिया, भी बराबर, भी का मान दे दिया बेटा, कितना दे दिया है 220 वोल्ट, भी बराबर कितना दिया 220 वोल्ट दिया है। ठीक है बेटा, चलो भी बराबर 220 वोल्ट, और क्या दिया एसी जनित्र आंतरिक प्रतिरोध इस्तेमाल आर बराबर बेटा 10 ओम दिया है, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर 100 ओम दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है, पी का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बेटा, शक्ति पूछा जा रहा है, पी का मान पूछा जा रहा है। तो बताओ जरा, यह कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो भैया रिजल्टेंट प्रतिरोध को जोड़ दो, तो 100 प्लस 10, परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब शक्ति बराबर क्या जानते हैं, पी बराबर भी आई, शक्ति क्या होता है, पी बराबर भी आई जानते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, भी बटे आर हो जाएगा, इसी को प्लेस कर दो, तो आई का मान हो जाएगा क्या, पहले आई निकाल ही लेते हैं, आई निकाल लेते हैं, तो भी बटे आर, तो 220 बटे 110, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। आई बराबर 2 एम्पियर की धारा हो जाएगी, तो पी बराबर भी आई है, इसको रख देंगे, तो भी स्क्वायर बटे, सॉरी, तो आई भी का मान रख देंगे, तो भी बराबर क्या हो जाएगा आई आर, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो आई का मान कितना हो जाएगा बेटा, दो का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 110, तो P बराबर 4 गुणे 110, तो 4 शून्य शून्य, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, ये 440 वाट दिया होगा कहीं पे, ध्यान दो 440 वाट कहीं पे दिया होगा। सॉरी एक मिनट रुकना, तो क्या बाह्य परिपथ में उत्पन्न, सॉरी सिर्फ बाहरी परिपथ में उत्पन्न शक्ति पूछा जा रहा है।
सिर्फ बाहर, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा है, सिर्फ बाह्य परिपथ में, सिर्फ बाह्य परिपथ में, तो यहाँ 100 कर देंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, गुणे 4 गुणे बेटा 100, तो P बराबर 400 वाट हो जाएगा। 400 वाट केवल बाहरी परिपथ में शक्ति पूछी जा रही ना। अगर पूरे परिपथ में पूछी जाती तो कितना कहते, 110 लगाते, लेकिन केवल बाहरी परिपथ में पूछा जा रहा है तो हो जाएगा 400 वाट। पी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा बेटा, 400 वाट हो जाएगा। नहीं 440 नहीं होगा बेटा, ध्यान देना, यह क्वेश्चन में दे रहा है बाह्य परिपथ में, केवल बाहर वाले परिपथ में, तो बाहर वाले परिपथ में तो बाह्य प्रतिरोध लगाएंगे। आंतरिक पूछता तो आंतरिक प्रतिरोध, अगर कुल परिपथ में पूछता तो 110 लिख देते। सर क्वेश्चन देख नहीं रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन दिख नहीं, थोड़ा सा हट जाए, ठीक है बेटा, मैं हट जाता हूँ, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। चलो मैं हट गया, क्वेश्चन नंबर अगला। चलो मैं अच्छा मैं साइड रहता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, क्वेश्चन है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में फेरों की संख्या एनपी तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस के बीच संबंध होगा। चलो भाई, एनपी और एनएस के बीच संबंध होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ट्रांसफार्मर का नाम दिया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का नाम दिया बेटा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। मुझे साइड रहना पड़ेगा ना ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। क्या हो जाएगा बेटा, कह एनपी से एनएस अधिक है, एनएस से एनपी अधिक है, फिर कह रहा एनपी एनएस के बराबर है, एनपी बराबर 2 एनएस है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, मतलब एनपी से एनएस क्या होगा, अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले, ठीक है ना। यह मैंने स्टेटमेंट बताया था, ए इज द राइट आंसर कई लोगों का आ रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से किसकी रचना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर की जाती है। निम्न में से किसकी रचना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर की जाती है। चलो भाई, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे चले आओ। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, क्या क्या ऑप्शन में दिया, धारा मापी है, विद्युत मोटर है, जनरेटर है और वोल्ट मीटर है। क्या कह रहा है, निम्न में से किसकी रचना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर, किसकी रचना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो धारा मापी में प्रेरण होता नहीं है, विद्युत मोटर में नहीं होता, वोल्ट मीटर में नहीं, लेकिन जनरेटर में होता है। किसके नियम के अनुसार होता है, लेंज के नियम के अनुसार। लेंज के नियम के अनुसार इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। लेंज के नियम के अनुसार इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोलेंगे, तो जनरेटर में लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बिल्कुल सही। राजा पटेल है, दीपक, विशाल, कई लोग का सही आंसर, राजकेश, सुमित, अच्छा गुड मॉर्निंग कर रहे हैं सर, अच्छा गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, एसी जनरेटर, ठीक है। चलो अगला ट्रांसफार्मर आधारित है, अंजलि बिंद करें सी, दीपक चौहान सी, चलो अजय सी, चलो फिर ठीक। अगला बेटा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ट्रांसफार्मर आधारित है इस पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, एम्पियर के नियम पर, लेंज के नियम पर। ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है बताएंगे भाई। तो भैया ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है।
हमने बताया था ट्रांसफार्मर किस पर आधारित है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। 5 का ए दीपक, अमन, क्या अमन का गलत आंसर है, कई लोग का सही है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन है? वोल्टता, धारा, आवृत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ट्रांसफार्मर में ऐसी कौन सी राशि है जो चेंज नहीं होती, जो चेंज नहीं होती मतलब कांस्टेंट होती है? चलो भाई बताओ, जो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चलो भाई फटाक से आंसर बताओ, मैं साइड हो गया हूं ताकि आप लोग को कठिनाई ना हो। चलो भाई बिल्कुल सही, काफी लोग को बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे बैठ सी, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बिल्कुल सही आंसर। ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती है क्योंकि, ट्रांसफार्मर की क्रोड पतली बनाई जाती है क्योंकि, बताना बेटा। क्या करा, ट्रांसफार्मर की क्रोड पतली बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है बेटा? क्यों बनाई जाती है? करा प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में विभवांतर बढ़ जाता है, क्रोड को जंग लगने से बचाया जा सकता है, भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा अपव्यय रोका जा सकता है, और फ्लक्स में परिवर्तन की वृद्धि होती। किस लिए बेटा? तो ट्रांसफार्मर में भंवर धाराएं ईडी करंट होती हैं, उन्हीं करा भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा का अल्पव्यय होता है ना, अल्प तो अपव्यय रोका जा सकता है। भंवर धाराओं के कारण जो ऊर्जा अपव्यय है उसको रोका जा सकता है, कैसे? तो हम लोग क्रोड को पटलित कर देंगे, तब यहाँ पे भंवर धाराओं को रोका जा सकता है, जो भंवर धाराओं के कारण लॉस होता है उसे रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड मुलायम लोहे का कम करने के लिए होता है, क्या कम करने के लिए, डॉट 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 पूछा जा रहा है। ट्रांसफार्मर का क्रोड मुलायम लोहे का डॉट 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 कम करने के लिए होता है, बताना है बच्चा। क्या करने के लिए? शैथिल्य ह्रास, भंवर धारा अपव्यय, और धारा प्रवाह का निरोधी बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो भाई बताना। चलो भाई, ठीक है। तो आपको पता होगा शैथिल ह्रास की जब भी बात आती है तो वहां पे नर्म लोहे का शैथिल ह्रास कम होता है, नर्म लोहे का शैथिल ह्रास कम होता है। ए इज द राइट आंसर। हमने आपको बताया था स्टील और शैथिल्य ह्रास, ह्रास मैंने पढ़ाया था शैथिल्य, तो उसमें नर्म लोहे का क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन बेटा, किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे, अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे तथा उसकी द्वितीयक कुंडली में 200 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली को प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट वाले एसी सप्लाई से जोड़ने पर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, 10 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। द्वितीयक कुंडली में विभव तथा धारा होगी, द्वितीयक कुंडली में विभव तथा धारा होगी। चलो भाई फटाक से आंसर बताएंगे इसका। चलो भाई एक बार मैं साइड हट गया हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो तो फटाक से लगा लो, फटाक से बताओ।
देखो इसके लिए क्या करोगे यूज, मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या, एन एस बटे एन पी। मैंने एक फार्मूला बताया था बेटा कि एन एस बटे एन पी बराबर किसके होगा, वी एस बटे वीपी के, और यह भी बराबर किसके होगा, तो धारा में भी रिलेशन था, ये धारा में क्या रिलेशन था, आईपी बटे आई एस, है ना। अब पी किसको बताता है, प्राथमिक को, और यस किसको बताएगा, द्वितीयक को। इसी से बेटा सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 100, इसमें 200 है, इसमें 120 वोल्ट। प्राथमिक कुंडली में कितना है, 120 वोल्ट है। तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज निकाल लो। पहले यह दोनों रिलेशन यूज करते हैं हम लोग, यह दोनों रिलेशन यूज कर लें तो क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना है, 200 बटे 100 बराबर, इसमें वी एस हमें निकालना है और यह 120 है। देखो यह इससे इसे काट दो, इसका गुणा इधर, तो 120 कितना हो जाएगा, वी एस बराबर 240 वोल्ट। यस बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 240 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो हम यहीं से निकाल लेंगे, वी एस बटे वीपी बराबर आई पी बटे आई एस। तो हमें क्या चाहिए, आई एस चाहिए। प्राथमिक कुंडली में धारा दिया है, प्राथमिक कुंडली में धारा कितना दिया है, 10 एम्पियर दिया है। प्राथमिक कुंडली में बेटा धारा कितना दिया है, 10 एम्पियर दिया है, ठीक है ना। तो द्वितीय कुंडली में धारा बतानी है ना। तो हमें आई एस चाहिए, आई एस बराबर लिख देना क्या, आई एस बराबर, इसको इधर भेज दो, आई पी इंटू वी पी बटे वी एस। ये कितना हो जाएगा, आई पी का मान कितना है, 10 गुणे वीपी कितना है, वीपी है यहाँ पर 120 बटे 240। देखो यह 2 बार में कट जाएगा, या इससे कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 5 एम्पियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ एक बार आंसर पे, कहाँ पर दिया है। तो क्या क्या पूछा जा रहा है, द्वितीय कुंडली में विभव, द्वितीय कुंडली में विभव कितना होगा, 240 होगा, और धारा कितना होगा, 5। तो ए इज द राइट आंसर, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, सभी का सही है। काफी लोग का सही आ गया बेटा, जैसे विशाल गौतम, अविनाश, दिव्यकरण, ठीक है, काफी लोग का सही है। चलो भाई आगे चले, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो रिलेशन यूज मैं फिर से बता देता हूँ, प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर द्वितीय कुंडली में विभव बटे प्राथमिक कुंडली में विभव, यह भी बराबर होता है किसके, प्राथमिक कुंडली में धारा बटे द्वितीय कुंडली में। ये वाला रिलेशन यूज करना, इसी पे आंसर आता है। अब सबका आंसर आएगा बेटा, अब मैं जानता हूँ, अब सबका आंसर आएगा, मैंने लगा दिया है, इसलिए अब सबका आ जाएगा। अगला बताओ, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टता का मुख्य कारण है। क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में प्रेरित वोल्टता का मुख्य कारण है, प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टता का मुख्य कारण है। चलो भाई, अजय सर मेरा कमेंट आ रहा है, हाँ बेटा आपका भी कमेंट आ रहा है। चलो, ऑप्शन में दिया परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, प्राथमिक कुंडली के कंपन, ट्रांसफार्मर की लोहे की करोड़। भैया बी इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण। एक किसी भी ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टता का मुख्य कारण क्या है, जब प्राथमिक कुंडली में, हमने पढ़ा था पीछे कि जब प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन करते दूसरे में फ्लक्स भी परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे, एक ट्रांसफार्मर की
प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में, क्वेश्चन है अगला, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः, क्या बोलेंगे बेटा, फेरों की संख्या क्रमशः 5 से 4 है। 5 से 4 है, इसका क्या मतलब है? अच्छा 5-4 होगा। तो कह रहा यदि प्राथमिक कुंडली पर 240 वोल्ट लगाया जाए एवं प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली, क्या यदि प्राथमिक कुंडली पर 240 वोल्ट लगाया जाए तो प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में धाराओं का अनुपात होगा। चलो भाई यह क्वेश्चन बताओ, धाराओं का अनुपात बताओ। चलो मैं साइड हट गया हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे। हर्षिता, नेत्रम, दीपक, अच्छा कुछ लोग का बी आ रहा है, हर्षिता का डी आ रहा है, दीपक का डी आ रहा है, बी आ रहा है, अविनाश बी आ रहा है, सुमित बी आ रहा है, काफी लोग का बी आ रहा है। चलो बेटा मैं भी कुछ करता हूँ। हमने क्या बताया, देखो यन एस बटे एन पी बराबर, हम वी एस बटे वीपी भी लिखते हैं, लेकिन एक और रिलेशन है इसमें, आईपी बटे आई एस है, आईपी बटे आई एस है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा बेटा, 4/5, 4/5 बराबर आईपी बटे आई एस। आपसे पूछा प्राथमिक, तो यह प्राथमिक हो गया और यह द्वितीयक हो गया, और ये पूछा था 4/5 का आंसर, कुछ करना ही नहीं था इसमें, तो सीधे 4/5 आंसर हो जाता, ए इज द आंसर हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ए होगा, बताओ ए होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखो एन एस बटे एन पी, आई पी बटे आई एस, है ना, कुछ नहीं करना था यार। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक ट्रांसफार्मर में, अगला क्वेश्चन है बेटा, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 140 व 280 है, 140 व 280 है। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है, तब द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा है, प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी है 4 एम्पियर, द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा पूछी जा रही। चलो 12 का बताओ भैया, इस बार नहीं बताया तो मारेंगे घूस के, मोबाइल में फूट जाए हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं, इस बार नहीं बताया ना तो घूस के मारेंगे, गड़ा कहीं क्या पता नहीं क्या पढ़ रहा है। चल भैया बता, क्वेश्चन नंबर 12। अब सही आया आंसर, अब सबका सही है। इसी को कहते हैं ना दबदबा, इसी को क्या कहते हैं दबदबा। देखो भैया क्या होता है, हमने बताया आपको एन एस बटे एन पी बराबर आई पी बटे आई एस। आपसे क्या कह रहा है, आई एस पूछा जा रहा है, तो बेटा क्या करोगे, आई पी गुणे एन पी बटे एन एस। देखो इसका गुणा इधर कर दो, इसको बटे में, इसको इधर भेज दो। आई पी कितना है बेटा 4 है, एन पी कितना है 140 है, बटे यह 280 है। तो देखोगे ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 इससे भी काट दो तो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर।
ठीक है। तो देखो बहुत मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आया, मैं प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डलवाऊंगा। मैंने बहुत क्वेश्चन नहीं लाया है, मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लाया था। तो क्वेश्चन इतना है, बात समझ में आ रहा है ना। तो मैंने हर टाइप के एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं, इतने ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे थे, इतने ही लाए थे। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में डालूंगा, और मैं प्रैक्टिस सेट में जब क्वेश्चन डालूंगा तो उसको आप लोग कर लेना बेटा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं सबको। बाकी क्वेश्चन को मैं कहाँ डालूंगा, प्रैक्टिस सेट में डालूंगा, और उसको आप लोग करोगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं उसके बारे में बात करना, जैसे एलसी सर्किट क्या होता है, जैसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं उसकी बातें कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो एक बार पूछ लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एलसी सर्किट क्या होता है। देखो एल क्या होता है, एल को हमने पढ़ाया था बेटा स्व प्रेरकत्व। क्या पढ़ाया था, स्व प्रेरकत्व पढ़ाया था। तो जब स्व प्रेरकत्व में एलसी मतलब एक आपको कैपेसिटर जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं एलसी परिपथ। और जब जैसे समझो, अगर केवल एल रहे और सी रहे तो इसको एलसी परिपथ, मतलब सी का मतलब क्या कैपेसिटर है, एल का मतलब स्व प्रेरकत्व, मतलब ऐसा परिपथ जिसमें स्व प्रेरकत्व और एक कैपेसिटर जुड़ा तो एलसी परिपथ बोलते हैं। और इसी में एक ठो प्रतिरोध जुड़ जाए तो एलसीआर परिपथ बोलते हैं। और इसी में जब परिपो क्या बोलो प्रतिरोध भी जोड़ दोगे तो क्या बोलते हैं बेटा, इसको एलसीआर परिपथ बोलते हो। सर क्वेश्चन नंबर 3 एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है बेटा। चलो, चलो, ठीक। ठीक है, तो समझो, तो हमें यहाँ दो तरह के परिपथ को पढ़ना है। एक बेटा पढ़ना एल आर परिपथ क्या होता है, दूसरा पढ़ेंगे एल सी परिपथ, और लास्ट में होता है एल सी आर परिपथ। यह भी हमें इंटर में दिया था, ठीक है ना। लेकिन बेटा यहाँ पर एक्चुअली बहुत क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अरे भैया 11 एक बार फिर से दिखा दो। अरे भैया क्या कर रहे थे उस समय, लो भैया 11 भी एक बार फिर से मैं दिखा दिया। ठीक है भैया। सर एक और दो भी दिखा दीजिए। तो यार क्या क्या देखना चाहते हो, लो भैया एक भी दिखा दिया। निम्न में से कौन सी हानियां ट्रांसफार्मर में नहीं होती, यांत्रिक हानियां नहीं होती हैं, यांत्रिक हानि नहीं होती है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो। 220 वोल्ट के एसी जनित्र का प्रतिरोध इतना है, तो इसको मैंने सॉल्व करने के लिए बताया, फार्मूला वही P बराबर भी आई होता है, पहले आई का मान निकालो फिर उसको प्लेस कर दो। ठीक है, चलो हो गया हो तो मैं थोड़ी सी आगे चर्चा करूं। चलो, अब बस हो गया, अब आगे चलते हैं। चलो भाई, तो हम इनकी चर्चाएं अब करते हैं, ठीक है ना। अब कोई नहीं बोलेगा, बाद में देख लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है बेटा, चलो। तो पहले हमें पढ़ना है बेटा एल आर परिपथ में, पहले हम पढ़ेंगे क्या बेटा, एल आर परिपथ में क्या पढ़ेंगे बेटा, एल आर परिपथ में धारा वृद्धि एवं धारा क्षय, परिपथ में धारा वृद्धि एवं क्षय, क्षय मतलब कमी,
धारा वृद्धि एवं क्षय पढ़ेंगे। मूमल चरण कह रही हैं, हर बार मेरा आंसर निकलने वाला होता है बट उससे पहले आप आंसर बता देते हो। सर क्लास कितने बजे फिनिश होगी? क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी बेटा। ध्यान दो, हम पढ़ेंगे क्या, एल आर परिपथ में धारा वृद्धि एवं क्षय। एल आर परिपथ क्या होगा, तो मैंने बताया कि ऐसा सर्किट जिसमें एक प्रतिरोध जुड़ा हो और उसमें क्या एक स्व प्रेरक लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल आर परिपथ। डायग्राम बनाते हैं, जैसे देखो या इधर हम समथिंग कुंजी लगा देते हैं। इसमें यह एल हो गया, स्व प्रेरकत्व एल हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक कुंजी हो गई ए, और यह हो गया प्लस, यह हो गया माइनस। बात समझ में आ रहा है बेटा? और इधर से प्लस की तरफ से क्या जाएगी, यह मुख्य धारा, यह मुख्य धारा हो जाएगी, और इसका विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगा प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, ठीक है। किसी को अभी कोई लफड़ा तो नहीं है, और इसको हम इस पे ड्रॉप कर दें। ठीक है, ये धारा वृद्धि के लिए है। किसके लिए बेटा? धारा वृद्धि। ये किसके लिए हो जाएगा? धारा वृद्धि के लिए। यह जब सर्किट क्लोज है तब, ये सर्किट क्या है, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर रखा है। और दूसरा देखो, ये एल हो गया स्व प्रेरक। दोनों डायग्राम पे आप ध्यान देंगे, दोनों डायग्राम पे आप लोग ध्यान देंगे। तो पहली चीज देखो, फर्स्ट डायग्राम में आपके ध्यान दो भैया, बेटा रेजिस्टेंस लगा है ना, रेजिस्टेंस लगा है, बस मैंने बनाया नहीं, मान लो कि यहीं पे रेजिस्टेंस है, समझ ले बेटा। ले भैया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी मैंने बना दिया, ये रेजिस्टेंस आर, ठीक है, मैंने बना दिया। क्लियर, डाउट खत्म। चलो ध्यान देना बेटा, तो इस वाले में जब परिपथ को हम लोग सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, मतलब कहने का स्विच ऑन कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा? स्विच ऑन कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा? स्विच, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा? स्विच ऑन कर देते हैं। जब स्विच ऑन करोगे तो यह मुख्य धारा, तो मुख्य धारा, यह जो स्व प्रेरकत्व है, इसमें एक प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसमें क्या होगा? एक प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न होगी। यह प्रेरित वैद्युत धारा जो होगी, जिसके कारण उत्पन्न उसी का विरोध करेगी, तो इसी के क्या होगी? विपरीत डायरेक्शन होगी। इसी के क्या हो जाएगा बेटा? विपरीत डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? धारा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। धारा क्या मिलेगा आपको? वृद्धि होगी। और देखो दूसरे केस में क्या होगा, धारा 6 वाले में जब हमने इसको कंप्लीट नहीं किया, इसको हमने क्या रखा? ऑफ रखा है। इसको हमने क्या रखा? ऑफ रखा है। और इसमें क्या है? कुंजी ऑन है। ऑफ रखोगे तो देखो, तब यह स्व प्रेरक तो काम नहीं करेगा। जो हमें लगा, या हमें जो सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो ये जो हम लगाए हैं स्व प्रेरक का, तो यह कोई काम नहीं करेगा। तो इस समय क्या होगा? यह प्रेरित धारा की भी दिशा ऊपर की ही तरफ हो जाएगी, इसकी भी दिशा कहाँ होगी? ऊपर की तरफ ही होगी। लेकिन सर क्वेश्चन यह नहीं पूछता है, पूछता है वैल्यू कितना होगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जैक्ट मान कितना होगा, ठीक है बेटा। आपसे क्या पूछा जाएगा? एग्जैक्ट मान कितना होगा। तो हम स्टार पॉइंट लगाएंगे और लिखेंगे क्या? परिपथ की कुंजी दबाने, मतलब परिपथ की कुंजी ऑन, परिपथ की कुंजी ऑन। परिपथ की कुंजी क्या बोलेंगे? परिपथ की कुंजी ऑन, मतलब ऑन करने पर, ऑन के बाद, ऑन के बाद किसी क्षण
किसी क्षण टी पर, किसी क्षण टी पर क्या बोलेंगे बेटा, किसी क्षण टी पर धारा का मान, धारा का मान कितना होगा, आई बराबर कितना लिखेंगे बेटा, धारा आई बराबर होगा आई नॉट, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस, ध्यान देना कब बोला जा रहा है, परिपथ की कुंजी आन के बाद, आन बोला जा रहा है मतलब लाभ होगा, आन बोला जा रहा है मतलब क्या होगा बेटा, लाभ होगा, कितना होगा ई के पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी होता है ना। यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद रखना, सिर्फ फार्मूले ही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। जहां आई नॉट क्या है, यह आई मैक्स होता है, आई नॉट क्या होता है बेटा, आई मैक्स में मैक्सिमम धारा होती है, आई नॉट क्या होता है, आई मैक्स होता है, यह मैक्सिमम धारा का मान होता है, और यह होता कितना है बेटा, ई बाई आर के, ई बाई आर के होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग अस्थाई धारा, क्या बोलते हैं बेटा, ये अस्थाई धारा है। तो आपसे यह वाला फार्मूला पूछा जाएगा कि धारा लाभ कितना होगा, तो कहेंगे आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत नहीं पूछे, इस पर न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, डायरेक्ट पूछेगा धारा लाभ कितना होता, यह फार्मूला बता देना। और दूसरा हम लोग कहेंगे कि भाई जब परिपथ ऑफ हो, जब परिपथ ऑफ हो, जब परिपथ ऑफ होगा मतलब यह क्या मिलेगा, क्षय, धारा क्षय मिलेगा, कितना मिलेगा बेटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, क्या मिलेगा बेटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक है। यह कब, जब कुंजी ऑफ हो तो आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, और जब ऑन होगा तो क्या लिखो, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर टी या बाई एल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगला देखो पढ़ना है हमें, एलसी दोलन पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा, एलसी दोलन इंपॉर्टेंट है, एलसी दोलन, एलसी दोलन पढ़ना, क्या पढ़ना है, एलसी दोलन, ठीक, एल का मतलब स्वप्रेरक, सी का मतलब कैपेसिटर लगाओ, उसमें दोलन हो तो दोलन के लिए हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, आवृत्ति निकालते हैं, और यह आवृत्ति पर क्वेश्चन और फार्मूले दोनों पूछे गए आपके एग्जाम में। यह एलसी दोलन को आप अपने से भी पढ़ेंगे, एलसी ऑसिलेशन कहते हैं बेटा, बुक से भी आप अच्छे से पढ़ लेना। एलसी का मतलब हो गया, एल मतलब हमारे पास एक स्वप्रेरकत्व तो लगा है, और इसी में कैपेसिटर लगा दिया गया, इसी में क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया गया है, यह हो गया एल और यह हो गया सी, इसी में क्या लगा दिया गया, कैपेसिटर लगा दिया गया, प्लस है यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। यह सी है और इस पर मान लेते हैं क्यू नॉट चार्ज हमारे पास लिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा जाएगा दोलन की आवृत्ति कितनी होगी, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा, दोलन की आवृत्ति कितनी होगी। पहले एल का मतलब देखो, एक स्वप्रेरकत्व तो लगा है, सी का मतलब एक कैपेसिटर मतलब संधारित्र लगा है, आपसे पूछा जाएगा इसमें दोलन आवृत्ति, जो चीजें पूछी जा रही है मैं उसी को बता रहा हूं आपसे। इसमें बेटा क्या पूछा जाएगा, दोलन की आवृत्ति कितनी होगी, दोलनों की आवृत्ति कितनी होगी, आप इंटर में पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट था, ओमेगा बराबर 1 अंडर रूट में एल सी होता है, ओमेगा बराबर अंडर रूट में क्या होता है, ओमेगा बराबर 1 अंडर रूट में एल सी होता है, और इसको हम, यह हो गया दोलनों की आवृत्ति, ओमेगा बराबर अगर न्यू बराबर निकालेंगे तो न्यू बराबर क्या होता है बेटा, 1/2 पाई इंटू अंडर रूट में एल सी, यह दोनों चीजें,
यह क्या हो जाएगा, कोणीय आवृत्ति, और यह होगा आवृत्ति। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कोणीय आवृत्ति, और इसको बोलेंगे आवृत्ति। यह किस में निकल के आता है, हर्ज में निकल के आता है। और एंगुलर है तो इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकेंड। इसका मात्रक होगा रेडियन पर सेकेंड होता है, और इसका मात्रक होता है हर्ज, एच जेड, हर्ज हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो भाई। चलो, मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, नोट करोगे सब लोग। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट लाइन पर काम करता है। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 230 वोल्टेज लाइन पर कार्य करता है। क्या हो जाएगा भैया, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट लाइन पर काम करता है। कितने पर, 230 वोल्ट लाइन पर काम करता है, एवं 2 एम्पियर की लोड धारा देता है, एवं 2 एम्पियर की लोड धारा देता है। कितने की बेटा, 2 एम्पियर की लोड धारा देता है। कितना बेटा, 2 एम्पियर की लोड धारा देता है। फिर आगे करा, प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एक संबंधित 25, एक संबंधित 25 है। क्या करे बेटा, एक संबंधित 25 है, ठीक है ना। कितना, फेरों की संख्या एक संबंधित 25 है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा होगी, तो प्राथमिक कुंडली में धारा होगी। चलो बताओ, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट लाइन पर काम करता है, एवं 2 एम्पियर की लोड धारा देता है। प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या एक संबंधी 25 है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा होगी। मतलब आपसे आईपी पूछा जा रहा है बेटा। सुमित कुमार, अच्छा वो फार्मूला नहीं दिख रहा है कहां पर बेटा, यह फार्मूला W बराबर 1/√, में LC है, और यह क्या है, न्यू बराबर 1/2 पाई में LC है। यह HZ है, हर्ज, HZ हर्ज है। यह क्या, रेडियन पर सेकेंड लिखा है, ये क्या लिखा है, रेडियन पर सेकेंड लिखा, और पीछे ये तो ठीक है, दिख रहा है, ठीक है।
सर आंसर अजय का आंसर आ गया है 50, दिव्य करण पटेल का आंसर आया है 25 एम्पियर। और कोई बेटा? 50 और 25 दो लोग का आंसर आया। चलो भाई, और लोग भी आंसर दें। अजय बिल्कुल सही आंसर बेटा, 50 एम्पियर आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, 50 एम्पियर का आंसर आएगा। फार्मूला क्या होता है बेटा? हम बताएं आपको, एन एस बटे एन पी बराबर आई पी बटे आई एस, यही फार्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब प्राथमिक में कितना है, यह 25/1 दिया है, यह एनपी बटे एनएस का मान दिया है 25/1 दिया है ना। हमें क्या देखा, एनएस बटे एनपी है, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्राथमिक में कितना है, प्राथमिक में 1 है और द्वितीयक में कितना 25, तो 25/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 25/1 हो जाएगा बराबर। और इसमें एक आईपी हमें निकालना ही है, और नीचे वाला धारा कितना दिया, 2 एम्पियर की धारा दिया, तो इसका उड़ा के इधर कह दो। आईपी बराबर कितना होगा, सीधे सीधे 50 एम्पियर का आंसर। सीधे सीधे कितने का एम्पियर हो जाएगा बेटा? 50 एम्पियर का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब सुमित भी 50 कर रहे हैं, मूमल भी 50, संजय 25 आ रहा है, ओमकार का 50 आ रहा है, राजा पटेल 50, अविनाश का आ रहा है 25 एम्पियर। कैसे लगा रहे हो मेरे भैया? ठीक से लगाओ। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। एक क्वेश्चन और, फिर क्लास को हम ओवर कर देंगे, और ये चैप्टर भी खत्म हो गया बेटा। ये चैप्टर भी हो गया है खत्म, ठीक है ना। मैं बस क्वेश्चन एक आध दो ठे और करवा दे रहा हूँ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 3/2 है। क्या कर रहा है बेटा? एक उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 3/2 है। परिणमन अनुपात कितना बेटा? 3/2 है। क्लियर है? परिणमन अनुपात 3/2 है। यदि इसकी प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, यदि इसकी प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, क्या करें बेटा? यदि इसकी प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज 30 वोल्ट है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कितना हो जाए? 30 वोल्ट है। यदि इसकी प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज बेटा 30 वोल्ट है, तो उसकी द्वितीय कुंडली में कितना वोल्टेज होगा? तो उसकी द्वितीयक कुंडली में कितना वोल्टेज होगा? आपके बेटा सिलेबस में एलसीआर नहीं है, आपके सिलेबस में। आप 100 की जगह 110 रखें, ठीक है। मैं वापस से लेकर आता हूँ क्वेश्चन। चलो भाई इसको बता दो फटाक से। देखो एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था कि वी एस बटे वी पी इक्वल टू आई पी बटे आई एस बराबर के। या के हो, के को क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात। इसी के को बेटा क्या कहते हैं? इसी के को कहते हैं परिणमन अनुपात।
ठीक है, इसी के को क्या कहते हैं, परिमाण अनुपात कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी के का मान कितना दे दिया है, 3/2। के का मान कितना दे दिया बेटा, के का मान दे दिया 3/2, तो मतलब 3/2 दे दिया है। और क्या कह रहा है इसमें, भी का मान, भी का मान कितना है, मतलब प्राथमिक कुंडली में वीपी का मान, तो इसी के बराबर लिख दो। या वीएस का मान हमें निकालना है और वीपी का मनवा कितना दे दिया है, ये 30 दे दिया, इसको गुणा कर दो उधर। तो देखो इससे इसको काट दो तो 15 हो जाएगा, 15 तिया 45, तो वीएस बराबर 45 वोल्ट। वीएस बराबर कितना हो जाएगा, 45 वोल्ट। हाँ, काफी लोग का सही आंसर आ गया, 45 वोल्ट। 45 वोल्ट लाने वाले में है जैसे दीपांशु राजा, अंशु कुमारी, 2 लोग। और शिवांगी के बेटा करें 10 है, 10 है बेटा, कहाँ से 10 आ जाएगा, नहीं आएगा, 45 आएगा आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कोई कह रहा है गलत है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को वापस से ले लेता हूं। चलो भैया, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को वापस से बता ही देता हूं। चलो भैया देख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ध्यान देना बच्चा, क्या दिया, 220 वोल्ट के एक जनित्र, एक एसी जनित्र का प्रतिरोध कितना है, आर बराबर। तो पहली चीज देखो, कुल प्रतिरोध कितना होगा बेटा, कुल प्रतिरोध कितना होगा। कुल प्रतिरोध की बात करेंगे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। कुल प्रतिरोध कितना होगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होगा। तो बेटा ये 10 है प्लस का 100 है, तो बराबर कितना, 110 ओम होगा कि नहीं होगा। कुल प्रतिरोध कितना होगा, 110 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखना, आई बराबर क्या होता है, भी बटे आर होता है। आई बराबर कितना होता है, भी बटे आर। तो परिपथ में कुल धारा कितना होगा, तो 220 बटे 110। आई का मान कितना मिलेगा, 2 एम्पियर मिलेगा। आई का मान कितना मिलेगा, आई का मान 2 एम्पियर मिलेगा, है ना। कुल धारा की बात, पूरे परिपथ में धारा की बात मैं कर रहा हूँ, तो पूरे परिपथ, पूरे सर्किट में कितनी धारा होगी, कितना हो जाएगा। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन में यहां पर दिया है कि बाह्य परिपथ में उत्पन्न शक्ति कितनी हुई, केवल बाहरी परिपथ में शक्ति। तो शक्ति के लिए बेटा हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे फार्मूले पा जाते हैं। P बराबर क्या होता है, वी आई। P बराबर क्या होता है बेटा, वी आई होता है। ठीक है, अब हम देखो I बराबर क्या जानते हैं, V बाई आर। आई बराबर क्या होता है, V बाई आर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, उसकी वैल्यू प्लेस कर दो, इसी की वैल्यू प्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। नहीं, इसको तो यहाँ से ऐसे निकालो, v बराबर क्या होता है बेटा, आई आर। वी बराबर क्या होता है, आई आर। वी का मान रख दो, तो v का मान रखोगे आई आर इंटू आई, तो p बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो देखना p बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आई का मान 2 का स्क्वायर गुणे आर कौन सा रखोगे, बाह्य वाला। आर कौन रखोगे, बाह्य वाला, क्योंकि बाहरी परिपथ में पूछा जा रहा है बेटा। यहाँ पे 100, तो P बराबर 4 गुणे 100, 400 वाट। बताओ भैया कहाँ समस्या है, कोई कमेंट कर रहा था ना कहीं पे, सर समस्या है, तो 400 वाट बेटा कहीं पर बताओ। वही वाला क्वेश्चन मैंने फिर से बता दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला है, और इसका आंसर कौन आएगा, बी वाला आता है, 400 आता है, 400 वाट। बोलो भाई। 110 नहीं रखेंगे मेरे भाई, फिर से समझ लो, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, बाह्य परिपथ में उत्पन्न शक्ति, केवल बाहरी परिपथ में पूछा जा रहा है। भैया क्वेश्चनवा का लास्टवा में तो नहीं ध्यान दे रहे हो ना, क्वेश्चनवा का लास्टवा में ध्यान दो, क्या बोल रहा है। अभी भी किसी को डाउट है या क्लास को ओवर करें, अभी भी किसी को डाउट है या क्लास को ओवर करें। ये चैप्टर बेटा खत्म हो गया, कल से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे, और ये वो लास्ट चैप्टर रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा, और वह लास्ट चैप्टर होगा अपना।
चलो क्लास को मैं ओवर कर रहा हूँ, ठीक है।